वंदे मातरम बेटा, आप सभी को एक लंबे इंतजार के बाद वापस अपन लोग एक बार फिर हैं। दिवाली की छुट्टियां चल रही थी, आप लोगों की भी मेरी भी, या ये मान लो कि गोल्डन चांस अपने को मिला हुआ था कि 8-10 दिन के गैप में अपन कुछ पुराना रिवाइज कर लो, और कर लिया होगा। पर मेरे को पता है नहीं हो पाया होगा, क्योंकि सबका मूड ही नहीं हुआ होगा, बना ही नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अब नए जोश से अपन, ठीक है, अभी तक जो हो गया वो ठीक है, पर आज एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, मोस्ट अवेटेड टॉपिक आप लोगों के लिए। कौन सा मोस्ट अवेटेड टॉपिक अपन ले लें कि सांख्य की स्टैटिक्स का पोर्शन आज मैं उठा रहा हूं एक तरीके से। अभी तक अपन लोगों ने नंबर सिस्टम पे बात कर ली थी थियोरेटिकली, उसके क्वेश्चंस अपन ने प्रैक्टिस किए थे। आने वाले टाइम में और क्वेश्चंस अपन लेंगे। फिर उसके बाद में पॉलिनोमियल्स का थियोरेटिकल पोर्शन हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स ली थी उसके ऊपर। मेंसुरेशन के सारे पार्ट्स अपन ने डिस्कस किए थे, यानी मोटे मोटे ये 3 टॉपिक्स अपन निकाल चुके हैं, है ना। अब ऐसा लग रहा है अच्छा इतना हो गया क्या, है ना। इतना हो चुका है बेटा। अगर आप सारे वीडियोस को आप देखोगे तो लगभग 35-36 वीडियोस अपन इन सब टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं। और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टैटिक्स का बचता है, सांख्यिकी। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। सांख्यिकी इस पोर्शन की आज अपन बात करने वाले हैं। इस पोर्शन से बेटा मैक्सिमम या जनरली 2 क्वेश्चंस तो इससे उठ के आ जाते हैं। ठीक है, कहने को बहुत इजी टॉपिक भी है मेंसुरेशन की जैसे, है ना। और थोड़ा अब इस सांख्यिकी को भी अपन यहाँ पे 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टुकड़ों में पढ़ेंगे सांख्यिकी का। जैसे दिमाग में आते, अरे हाँ कुछ नहीं यार, वो एक तो मीन मीडियन मोड यानी वो मध्यमान माध्यिका बहुलक वही निकालना होगा था, उसका बेस एक क्वेश्चन अपन कर लेंगे। और एक वो चार्ट वाला जो आता है कि पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, वृत्ताकार वाला वो आता है जनरली, वो कर लेंगे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे ही मैंने सांख्यिकी बोला, स्टैटिक्स बोला, तो आपके दिमाग में 2 क्वेश्चंस यानी 75 क्वेश्चंस का जो अपने पास क्राइटेरिया आने वाला है, उन 75 में से 2 क्वेश्चंस फिर आउट हो रहे हैं एक तरीके से, कि अगर अपन ने इस टॉपिक को बहुत ढंग से अपन ने कर लिया, समझ लिया, तो अपने 2 क्वेश्चंस और आउट हो रहे हैं, है ना। तो इन 2 क्वेश्चंस को लेने के लिए स्टैटिक्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, एक तो एक्चुअली क्या होता है बेटा कि एक तो इसका है बोरिंग पार्ट। ठीक है, एक तो है बोरिंग पार्ट और एक है इसका बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेटिव पार्ट, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा मजा आता है। और बोरिंग पार्ट है यानी एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। अब वो थ्योरेटिकल पोर्शन में से भी जनरली वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास, बट उस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए मेरे को थ्योरी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसी मेरी आदत है। रीजन कि बेटा अगर इस एक्चुअल में क्या है, जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी एक्चुअल में होती क्या है। सांख्यिकी की अगर अपन बात करें तो ये एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, एक मैथमेटिक्स की एक शाखा है। जैसे अंकगणित शाखा थी, बीजगणित शाखा थी, त्रिकोणमिति होती है, रेखा गणित होती है, ऐसे ही ये भी एक गणित की एक शाखा है, मान सकते हैं अपन इसको, जिसमें कुछ सेंसेबल सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है। मतलब कि जिन चीजों का कुछ सेंस निकलता हो, ऐसी सूचनाओं का एकत्रीकरण करके उनको सूचीबद्ध किया जाता है, उनको आंकड़े की। अब तो जो सूचनाएं एकत्रित की जाती है वो किस फॉर्म में की जाती है, आंकड़ों की फॉर्म में की जाती है ना। संख्याओं का खेल, सांख्यिकी यानी संख्याओं का खेल है, उसका अंकन किया था, संख्याओं का अंकन किया था। पर उस अंकन को बहुत एक सिस्टमेटिक वे में अपन करते हैं, जिसका बाद में उसका वर्गीकरण है, समायनीकरण है उसका, ये सारी चीजें अपन फिर उसके बाद अपन किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो वो सारी चीजें स्टडीज अपन सांख्यिकी के अंतर्गत करते हैं एक तरीके से। आई बात में, जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी जैसे बिहार चुनाव के अंदर अभी न्यूज़पेपर में खूब सुन रहे हैं कि सर्वे चल रहा है भैया, कि है ना, वोटर लिस्ट, वो BLO घर घर जा जा करके, अपने राजस्थान में भी इलेक्शन कमीशन ने अब डिक्लेयर कर दिया है कि अब लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर की ये चीज SIR जो सिस्टम था, वो SIR सिस्टम अब स्टार्ट होने वाला है। अब इसके आंकड़े जा रहे हैं ना कि यहाँ पे कितने वोटर्स हैं, या जनसंख्या का निर्धारण है, या किसी भी रूप में अपन यूं ले लो कि यहाँ ठीक है कि आपकी ऑफिस के अंदर या आपकी क्लास के अंदर भी यहाँ जो बच्चे हैं उनका वेट है ना, उनका वेट अलग अलग कर लेते नहीं, वेट किसी का 50 है, किसी का 55 है, किसी का 75 है, किसी का 65 है, किसी का 70 है।
तो ये आंकड़ों का संग्रहण अपन इन चीजों में सारी चीजें करते हैं। तो ये जो चीजें मैंने ये फालतू ये जो बातें बोली है, तो कहने का मतलब है कुल मिलाकर के सांख्यिकी में सारा किसका खेल है, आपके पास आंकड़ों का खेल है, और आंकड़ों का ही समानीकरण अपन करते हैं एक तरीके से। अब तो सांख्यिकी को अपन पढ़ने के लिए दो कैटेगरीज बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूं। एक कैटेगरी तो मैं ले रहा हूं जिसके अंदर अपन थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट इसने लिया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, है ना। एक तो अपन इसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे ये सांख्यिकी इसका, और दूसरा अपन इसमें पोर्शन अपन क्या लेंगे, इसका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अपन लेंगे। यानी एक तो इसका पढ़ेंगे सांख्यिकी के अंदर ग्राफिकल पोर्शन, जो आपके मतलब कि कोर्स में जो ग्राफ का आता है, तो गिरानी ग्राफिकल, और एक पढ़ेंगे बेटा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये यहाँ पे अपन ने सांख्यिकी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ग्राफिकल और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, आज जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वो ग्राफिकल पार्ट के ऊपर बात करने वाला है। एक क्वेश्चन जनरली इसमें से टपक जाता है और एक क्वेश्चन इसमें से टपक जाता है। अब यहाँ पे जो इसने डिस्कस किया है बेटा, ग्राफ चार टाइप के इसने ग्राफ यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। वो चार टाइप कौन कौन से हैं? एक तो इसका दंड आरेख के ऊपर बात करूंगा मैं, जिसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। एक बेटा अपन इसमें आयत आलेख के बारे में बात करेंगे। आयत आलेख, जिसको बोलते हैं अपन हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक थर्ड होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लाइन ग्राफ बोल दो उसको, एक प्रॉपर वर्ड अभी नहीं मिला। लाइन ग्राफ जो है अपन इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बेटा अपन ले लेते हैं इसमें पाई ग्राफ या वृत्तालेख। क्या बोलते थे? वृत्तालेख, जिसको पाई, PIE, पाई ग्राफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसको यूं बोलो, लाइन ग्राफ को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिंदी मीनिंग अभी आएगा मेरे दिमाग में तो बोल दूंगा मैं ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, है ना। तो बेटा अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन चार टाइप के ग्राफों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब वहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आ रहा है, पर ग्राफ प्लॉट करने को नहीं आएगा, बट आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें से वो इंफॉर्मेशन चाहेगा। कई बार आता है ना वो, जैसे वो पाई चार्ट ये आता है कि हाँ भाई, मतलब कि पाई चार्ट आपको दे दिया कि हाँ भाई कि कोई सैलरी है, कि किसी आदमी की सैलरी है कि भाई हाँ, उसमें से कह रहा है कि भाई वो 25% तो क्या करता है, शिक्षा पे खर्च कर देता है, 30% वो क्या करता है, खाने पीने पे खर्च कर देता है, 10% कपड़ों पे खर्च कर देता है, और वैसे ऐसे। अब वो बता रहा है कि इसमें कितना अंतर है, क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ना। समझ लो, एक आइडिया दे रहा हूं कि मतलब कि तो वो चीज, वो व्रत आलेख, ये क्या, ये इस टाइप का जो आलेख बनाएंगे अपन, बाद में डिस्कस करेंगे। वो व्रत आलेख यानी पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर अपन बात करेंगे इसकी। तो ऐसे दंड आरेख, ऐसे ही आयत आरेख, ऐसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ज्यादातर क्या होता है, ये व्रत आलेख से क्वेश्चन पूछ लेते हैं या ज्यादातर पूछा जाता है। बट क्योंकि अपन जब बात 100% की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक बूंद बूंद से घड़ा भरता है बेटा, तो डेफिनेटली अपन लोगों को ये दंड आलेख, आयत आरेख और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इनको भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? आप मान लीजिए 10% चांस अगर इसका मूड इसमें से न देकर के इन तीनों में से दे दिया, तब भी तो अपने को करना पड़ेगा। फिर अपन सोचेंगे यार अपन ये पढ़ के ही नहीं आए। तो बेटा जब अपन को एक वीडियोस में अगर ये सारी चीजें अगर थ्योरेटिकली आज आप लोगों ने बहुत ढंग से इस चीज को देख लिया, तो डेफिनेटली आप लोगों को वैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो कुल मिला के आज की जो क्लास है वो इसमें क्या होगा,
आपको शुरुआत में बोर लगेगा, मेरे को पढ़ाने में भी बोरियत महसूस होगी, आई बात में, फिर भी अपने को करना तो है ही इस पोर्शन को, ग्राफिकली पोर्शन को, आई बात में। इसलिए बहुत ढंग से अनमने मन से न बैठ करके बेटा अब मन से बैठना, है ना, और मन से बैठोगे तो आज ही आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। और देखो फिर दूसरा पोर्शन मैंने लिया केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो होगा इसके अंदर फिर अपन जो अपन पढ़ते ना, मीन, मीडियन, मोड, ये चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, है ना। वो मध्यमान और वो माध्यिका और बहुलक, ये क्या हो गया, बहुलक, ये माध्यिका और ये एवरेज या जो भी है मध्यमान, ठीक है बेटा, ये चीजें पढ़ेंगे अपन इस पोर्शन के अंदर। तो आज अपन किस चीज का डिस्कशन करने वाले हैं, आज अपन केवल ग्राफिकल पार्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। मेरी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ग्राफिकल पार्ट के ऊपर जाने से पहले बेटा कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं। तो जो ये आंकड़े होते हैं वो आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े का मतलब कि आपने जो डाटा, आंकड़े क्या हो गए, डाटा, एक वर्ड, इन वर्ड्स को समझना आपको जरूरी है, बस ये वर्ड्स दिमाग में बिठा लो, है ना। आप ये मान के चलो कि ये जो अपन 45-50 मिनट की जो भी क्लास अपन लेने वाले हैं, जितनी भी देर की होगी, तो बेटा ये इसको एंजॉय करना है, ठीक है, आप एंटरटेनमेंट के लिए बैठ जाओ, है ना, और इन शब्दों को मन में रिवाइज कर लो कि जैसे कि आंकड़े, आंकड़े को क्या बोलते हैं बेटा, डाटा। अब डाटा आप समझते हो कि आज ये मान लिया कि आप अगर 10 बच्चे या 10 एक क्लास के अंदर आप गए और 50 बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं, 50 बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी अपन ने हाइट, तो हाइट का डाटा अपन ने कलेक्ट कर लिया, या वेट ले लिया उन सबका अलग अलग, तो वेट का डाटा अपन ने कलेक्ट कर लिया, है ना, तो वो डाटा यानी वो आंकड़े, ठीक है। अब सांख्यिकी के अंदर अपन जब बात करते हैं, नहीं वो आंकड़े इसलिए यानी इसका अध्ययन भी अपन किसके अंदर कर रहे हैं, इसी के अंदर कर रहे हैं। अब आंकड़े दो तरीके के होते हैं सांख्यिकी में, आंकड़े जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा प्राथमिक आंकड़े, क्या बोलते हैं, प्राथमिक आंकड़े, और दूसरे कौन सा होता है, द्वितीयक आंकड़े। हिंदी में देख लेना सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना, आंकड़े। तो आंकड़ों को दो कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर लेते हैं बेटा, एक तो प्राथमिक आंकड़े और एक द्वितीयक आंकड़े, ठीक है। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े इसमें क्या करता है, जो प्रेक्षण करता होता है, प्रेक्षण का मतलब जो भी आंकड़े इकट्ठे करने गया वो सीधा जाकर के आंकड़े इकट्ठे करता है, वो सीधा जाकर के ऑब्जर्वेशन करता नहीं, ऑब्जर्वर जो होता है, आई बाद में, सर्वेयर जो होता है, जो सर्वे करने जाता है, वो सीधे जाकर के आंकड़े इकट्ठे करता है। जैसे कि आज मैं क्लास में गया और मैंने सबकी हाइट, मैंने खुद नहीं फीता उठाया और सबकी हाइट मैंने कर लिया, हाँ भाई इस बच्चे की हाइट 5.4 है, ए की हाइट ये है, बी की हाइट 7 तो ज्यादा हो जाएगी, 5.7 है, सी की हाइट 4.3 है, डी की हाइट ये। तो ये क्या कर रहा हूं, ये जो आंकड़े जो मैंने इकट्ठे करके मेरे पेपर पे लिखे हैं बेटा, ये बिल्कुल सीधा जो ऑब्जेक्ट है, जो सीधा आपके पास जो चीज है उससे सीधा आपने लिया है, इसलिए ऐसे आंकड़ों को क्या बोलते हैं, इस टाइप के आंकड़े क्या कहलाएंगे, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। मेरी बात समझ आ गई, प्राथमिक क्यों ये थ्योरेटिकल पूछा, इन पोर्शन को जो ये डिस्कस जो मैं करने वाला हूं बेटा, इस पोर्शन के मैं आपको इस वीडियो के एंड में, यानी इस वीडियो के एंड में या इस पोर्शन में, अगर आज खत्म हो गया तो ठीक है, नहीं तो कल इस वाले को फिर कंटिन्यू करेंगे इसी को। तो इसमें एंड में मैं 25-30 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल में लिखवा दूंगा, यहाँ पे मैं पहले से लिखा हुआ रख दूंगा, फिर उसका आंसर भी सामने लिख दूंगा। तो इसको मैं वैसे भी तैयार आप लोगों को करवा सकता था कि बेटा ये 25-30 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल रट जाओ, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन में से अगर कोई क्वेश्चन आया तो इन 25-30 में से ही आएगा और आप उसको टिक करके आ भी जाओगे और आपका शो भी पूरा सही भी हो जाएगा। तो भी ये चीज इसलिए समझनी है कि मैं उस 1% की बात कर रहा हूं कि बाय द वे कि कुछ और पूछ लिया, कुछ और डिफरेंट, क्योंकि पैटर्न है बेटा, कभी भी कुछ भी आरपी से कुछ भी भरोसा नहीं है, तो अपन उस समय भी तैयार, तो ये चीज तो अपन को 1 घंटा ही तो एक्स्ट्रा देना बेटा, 1 घंटे अपन इस चीज की तैयारी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो इसलिए अपन ये कर रहे हैं। तो क्या कह रहा हूं मैं, जो आज इस पूरे वीडियो में अपन ने इसका निचोड़ मैं आपको 25-30 क्वेश्चन में दे दूंगा, वो ठीक है, परंतु वो चीज भी कब समझ में आएगी तो वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब ये कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे
तो वो क्वेश्चंस भी आपको क्या लगने लगेंगे, हलवा लगने लगेंगे एक तरीके से, इसलिए जरूरी है। तो प्राथमिक आंकड़े बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात थी बेटा कि अच्छा प्राथमिक आंकड़े तरीके करने के तरीके भी 2-3 तरीके हो सकते हैं प्राथमिक आंकड़े, कि जैसे जो ऑब्जर्वर होता है, जैसे मैं हूं, या तो मैं खुद जाकर के उन आंकड़ों को इकट्ठा करूं जाकर के, या कुछ बच्चों को भेज दूं कि जाके बेटा आके मैंने लगा दिया उनको धार के ऊपर कि हाँ बेटा जाकर के वो आंकड़े इकट्ठे करके लाओ, वो सबकी हाइट नापो और वो बच्चे मेरे सामने खड़े खड़े यूं नाप रहे एक तरीके से। तो एक तो ये प्रत्यक्ष हो गया, ये कि प्रत्यक्ष आंकड़े आ रहे एक तरीके से। एक जैसे होता है ना सर्वे, जैसे आजकल वो टीवी डिबेट्स के अंदर आता रहता है कि मतलब कोई भी स्टेटमेंट अगर मोदी जी ने दे दिया या राहुल गांधी ने दे दिया या किसी और ने दे दिया, उसके पक्ष में विपक्ष में टीवी चैनल पे कितने % लोग इस चीज में हाँ बोल रहे हैं, इतने % ना बोल रहे हैं। तो उसमें भी क्या एक प्रश्नावली बना के, कि एक प्रश्नावली बना ली और लोगों से पूछे कि हाँ बताओ इस चीज से सहमत हो आप, वो हाँ इस चीज से सहमत हो, ना इस चीज से सहमत हो। तो ऐसे वो प्रश्नावली, तो यानी प्रश्नावली बना करके भी प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे किए जा सकते हैं। और एक ओरली, मुंह जवानी भी। तो पर इसमें प्राथमिक आंकड़ों में क्या होता है कि आंकड़ा सीधा ऑब्जर्वर मतलब किसी भी माध्यम से सीधा जाकर के लेता है, ठीक। तो बेटा ये तो हो गई प्राथमिक के ऊपर बात। अब बात आती है बेटा द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी। इनको प्राथमिक आंकड़ों को एक शब्द और आ सकता है, कभी ध्यान रखना, मौलिक, मौलिक आंकड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक आंकड़ों को मौलिक आंकड़े भी बोलते हैं। तो यानी इसके 3 नाम हो गए, प्राथमिक आंकड़े, मौलिक आंकड़े और प्राइमरी डाटा। ठीक है बेटा, 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। अब बात आती है बेटा द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े को क्या बोल देंगे? सेकेंडरी डाटा। क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, है ना। इसको गौण आंकड़े भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौण, गौण आंकड़े भी बोल देते हैं। और सेकेंडरी डाटा, नहीं इसके भी 3 नाम हो गए, ठीक है। तो अब सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? सेकेंडरी डाटा वो होते हैं कि जो आपके पास पहले से डाटा उपलब्ध हो, बस आपको तो उसकी स्टडी कर रहे हैं एक तरीके से। जैसे अपन यूं बात करें कि मैंने 12th क्लास की कॉपीज मान लिया भाई दिए, मैंने चेक करी, वो नंबर दिए, और जो मैंने लिस्ट बनाई, जो मैंने सूची तैयार की, वो तो मेरे लिए तो क्या, वो तो क्या हो गए? प्राइमरी आंकड़े हो गए ना, ठीक है। अब वो प्राइमरी आंकड़े परीक्षा रूम में मैंने परीक्षा कक्ष में जाकर के वहां जमा करा दी, परीक्षा प्रभारी को मैंने जमा करा दिया। उसके बाद साल 1.5 साल बाद कभी कोई ऑब्जेक्शन आ गया, वो सूची निकाली जाए, आई बात में, तो जो बंदा या प्रिंसिपल उस समय जो भी वो सूची निकाल करके देखेगा कि अच्छा इसके राजेश के इतने थे मैथ्स में, मनीष के इतने थे, वो थे, तो वो उसके लिए वही आंकड़े, मैं क्या बोल रहा हूं, वही आंकड़े उसके लिए क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी आंकड़े हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? तो प्राइमरी और सेकेंडरी का बेसिक जो डिफरेंस है बेटा, वो आप लोगों के पकड़ में आ गया क्या, कि प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। यानी वो आंकड़े मेरे लिए तो प्राइमरी थे, क्योंकि वो कॉपीज ही मैंने चेक की थी और मैंने सूची तैयार की थी, तो मेरे लिए तो वो प्राइमरी थे, है ना। और आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, या कोई दूसरा आदमी अगले दिन ही बाय द उनको ऑब्जर्व करता है, या उसके ऊपर कोई एनालिसिस का कोई विश्लेषण करता है उन चीजों का, कि यार क्या निकला, क्या वो एवरेज है, क्या है वो परसेंटेज, क्या रिजल्ट रहा, ये तो उसके लिए वो आंकड़े कैसे बिहेव करेंगे? सेकेंडरी आंकड़ों की जैसे बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का आपको ध्यान में रखना है। तो जो प्राइमरी आंकड़े जो होते हैं बेटा, प्राइमरी आंकड़े सेकेंडरी आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं ये सेकेंडरी आंकड़ों की तुलना में अधिक विश्वसनीय होते हैं। अब देखो, कहने को तो ये मैं एक सेंटेंस बोल के निकल गया और आपने भी हाँ ठीक है बोल दिया। आ जाता है क्वेश्चन कि आपको बोल दिया कि कौन से आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय है, प्राथमिक, बी हो गया द्वितीयक, सी हो गया ए और बी दोनों, और डी हो गया कुछ कह नहीं सकते। अब आपने अगर मेरा वीडियो में ये सेंटेंस बिल्कुल दिमाग में ढंग से बिठाया होगा तो क्वेश्चन निकल के आ गया ना ये एक तरीके से। दूसरा क्वेश्चन चलो इसी में से देख लेते हैं। आपको लिख दिया प्राथमिक आंकड़े होते हैं, ए लिख दिया गौण आंकड़े, मौलिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, इनमें से कोई नहीं। जब आपने ये वर्ड देख लिया कि आपको मालूम है कि इसको प्राथमिक को मौलिक भी कहते हैं, तभी तो आप टिक कर पाओगे। बन गए 2 क्वेश्चन, ये लो यहीं बैठे बैठे अपन ये चीजों को, फिर लो तीसरा क्वेश्चन अपन ले लो यहीं पे। ये थ्योरेटिकल पोर्शन की बात होती है कि जो कई बार लकीली बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन ही आ जाता है एक तरीके से।
ये सांख्यिकी को कितनी कैटेगरीज में अपने डिवाइड किया था, तो एक ग्राफिकल और एक केंद्रीय माप प्रवृत्ति के अंदर किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको जब आपको पता है केंद्रीय प्रवृत्ति माप, जब आपने ये वर्ड ही नहीं सुना जो मैंने लिखा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति माप सेंट्रल टेंडेंसी, आपने केंद्रीय प्रवृत्ति माप वर्ड ही नहीं सुना, तो आपको बहुलक माध्यिका माध्य ये तो निकालते हैं, सांख्यिकी में निकालते हैं, सांख्यिकी में निकालते हैं, ये तो आपको मालूम है, पर वहां सांख्यिकी वर्ड ही ढूंढते रह जाओगे, है ना। और वहां पे लिखा हुआ आ रहा है, आपको ये लिखा हुआ आ गया कि भैया माध्य माध्यिका माध्यिका बहुलक किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ए लिख दिया ग्राफ, बी लिख दिया केंद्रीय प्रवृत्ति माप, सी लिख दिया कुछ, सी लिख दिया त्रिकोण विधि और डी लिख दिया कुछ। अब आपने केंद्रीय ये वो चीज ही ढंग से नहीं सुनी होगी, केंद्रीय प्रवृत्ति माप के पार्ट हैं वो, तो बहुलक माध्य और ये, तो फिर वापस मामला गड़बड़ हो गया। तो देखो कहने का बेटे बेटे यानी क्वेश्चन कहने का मतलब देखो बेटा कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए जो मैं आपको कहता था कि बेटा ये बोर हो जाओगे, ये ऐसा बोरिंग नहीं है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने लगोगे तो आपको खुद को मजा आने लगेगा यार वास्तव में क्वेश्चन तो ऐसे ही तो बनता है। ये इसी की बात नहीं है, ये किसी भी चीज की बात हो, चाहे कोई आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, चाहे से आपने मेंसुरेशन पढ़ा हो, चाहे से आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो, बेटा पढ़ने का नजरिया बदल दो। आप किसी भी चीज को अगर अपन समय दे रहे तो समय के अंदर अपन क्या ले सकते हैं, तो अपने पिछले 15-20 मिनट के डिस्कशन के अंदर देखो 3-4 क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऐसे आंकड़े अपन निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। बाकायदा इस चीज के लिए मैंने, नहीं तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए मेरे को नहीं पता, इस चीज के लिए मैंने थ्योरेटिकल आपके पेपर तैयार किया कि भाई बच्चों का कोई थ्योरेटिकल पोर्शन छूट नहीं जाए। आई बात में उसके पेपर में कि हाँ भाई कि ये पेपर ये चीज भी बोलनी है मेरे को, ये चीज भी बोलनी है, ये चीज बोलनी है, तो क्या फ्लो में कई चीज होते, पर मैं नहीं चाहता, तो इसलिए उसको ढंग से सुनो, उस मेहनत को अपन ढंग से देखना है। आई बात में बेटा इस चीज को ध्यान में रखनी है अपने को। फिर देखो अब जो आंकड़े अपन लेते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आंकड़ों को लेना, आंकड़ों को लेना और लिखना, तो ये क्या कहलाता है, ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन। और जो लेने वाला क्या था वो ऑब्जर्वर होता है, प्रेक्षण करता होता है या ऑब्जर्वर होता है एक तरीके से। तो वही कि जो आंकड़ों का जो व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रहण करता है उसे क्या कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन बोल दिया मैंने, क्या किया कि प्रेक्षण करता, प्रेक्षण देख लेना बेटा सही लिखा होगा, प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन। देखो एक वर्ड की अहमियत है कि ऑब्जर्वेशन की बात करें, प्रेक्षण। अब प्रेक्षण मैंने वर्ड बोल दिया बेटा, तो प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन, और उसको कहने कि जो आंकड़ों का संग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं। तो अब आपने यहाँ पे ए लिख दिया संगठन करता, ए बी लिख दिया कुछ और लिख दिया, सी लिख दिया ऑब्जर्वर, है ना, प्रेक्षण करता है। तो आपको इस प्रेक्षण का मीनिंग मालूम होगा तभी तो आप उसको टिक कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा एक तरीके। तो कहने का मतलब ये है कि इन थोड़ी छोटी छोटी चीजों को बहुत ढंग से, ताकि आपका ये चीज बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट चैप्टर में उस चीज को बना रहे ना बेटा। तो इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। अब देखो बेटा आंकड़ों की विशेषता के आधार पे, मेरा वर्ड सुनना, आंकड़ों की विशेषता के आधार पे आंकड़ों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब आपने खूब सारा कलेक्शन कर रखा है एक तरीके से, वर्ड क्या आ रहा, वर्गीकरण। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन, है ना बेटा। इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है एक तरीके से, इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि आपने कलेक्शन किया ठीक है। मान लें कि अभी जनसंख्या वही गणना होने वाली है वापस, है ना, सेंसस चलने वाला, तो गणना होने वाली है। गणना में अपन जा रहे हैं कि हाँ परिवार में कितने मेंबर्स है, ठीक है, उनकी आयु कितनी है, उनका आधार कार्ड का नंबर क्या है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ऐसे आंकड़े अपन ने इकट्ठे कर दिए गवर्नमेंट को, अपने लोगों ने, मतलब कि जो सर्वेयर्स होंगे वो जमा करा देंगे एक तरीके से, है ना। अब मान लिया कि अब वही कि जो एज निकाला, एज ग्रुप निकाला, तो एज ग्रुप का कहा कि हाँ भाई कौन कौन अब वोट कास्ट करने लायक हो गया है, कौन कौन वोट दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। तो आपने एक विशेषता उसमें छाट दी, उनकी विशेषताओं के आधार पे हाँ भाई 18 से कौन कौन बालिग हो चुका है, यानी 18 एंड अबव
वाले आ जाओ, 18 एंड अबव वाले, तो उनका एक विशेष ग्रुप बना दिया एक तरीके से, है ना। फिर 18 से नीचे वाले क्या कहलाएंगे, तो ये वोट नहीं डाल सकते, ये वोट डाल, तो ना विशेषताओं के आधार पर आंकड़ों को छांट देना एक तरीके से। भाई 18 से कम वाले इतने लोग हैं, 18 से ऊपर वाले इतने लोग हैं, क्यों छाटा, ताकि अपने को वोट काउंट करने वाले, वही वोट डालने वाले कितने, वोट कास्ट करने वाले इतने लोग हैं, नहीं करने वाले, तो विशेषताओं के आधार पर आपने उसको मार दिया। तो ये चीज क्या कहलाती है, यानी क्लासिफाई करना विशेषताओं के आधार पर, आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर, बांटना, वो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्या बेटा कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, या उसको क्या बोलते हैं अपन, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। और सांख्यिकी में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले यही काम करते हैं कि आंकड़ों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहला काम सांख्यिकी में क्या होता है, संकलन, कलेक्शन। इन वर्ड्स को सब की एक एक क्यों क्वेश्चन बन जाता है, आपको बोल दिया। अब देखो क्वेश्चन कैसे बना, जैसे अपन ने ये जो मैंने बातें की इसकी, ये बात दिया कि सांख्यिकी के अंदर सबसे पहले क्या किया जाता है, और आपको ए दे दिया वर्गीकरण, बी दे दिया सारणीकरण, सी दे दिया संकलन, डी और कुछ दे दिया। अब आपने इस संकलन का मीनिंग ही अगर आपको मालूम नहीं, सीखा हुआ होगा, तो आप कहां से सी टिक कर दोगे। आपको वर्गीकरण, जैसे आपने वही कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीज 3 सही है तो क्यों है, 3 में से 3 गलत है तो क्यों, चौथा सही है क्यों। तो यानी ये जब तक इनकी डेफिनेशंस, इनका कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं हो, तब तक आप, तो यानी केवल वर्ड्स नहीं है कि डेफिनेशन अपन पढ़ के निकल गए। इसलिए मैंने क्या कहा, आपको बार बार कर रहा हूं मैं खुद पेपर पे उस चीज को, कि ताकि मेरे बच्चों का कुछ चीज छूटे नहीं। ये थ्योरेटिकल मैंने वो, ताकि कोई चीज छूटे नहीं आप लोगों की, उन वर्ड्स की अहमियत, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बना, बहुत फ्री का क्वेश्चन है बेटा। अगर 1 घंटा आप लोगों ने ढंग से इसको साथ पूरे वीडियो को ढंग से देख लिया, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा कि ये चीज क्या हो रही है ना। तो इन वर्ड्स की अहमियत समझो, और इसी टाइप से अपने पढ़ने का नजरिया बदलो हर चीज के अंदर, ठीक है बेटा। यूं अब देखो, अब मान लिया कि आपने डेटा संकलित कर लिए, इकट्ठे कर लिए, आई बात में। तो संकलित डेटा को संकलित आंकड़े को 2 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं, संकलित आंकड़ों को भी अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक तरीके से। अब वो कौन कौन से, एक तो अवर्गीकृत या अनग्रुप्ड। अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप्ड, और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्गीकृत। अवर्गीकृत और दूसरा क्या हो जाएगा, वर्गीकृत। अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत को कहते हैं अपरिष्कृत भी कहते हैं, यानी रॉ डाटा, मतलब कोई जैसा आया था वैसे के वैसा लेते, रॉ मटेरियल है भैया, रॉ है ना, कि जैसा था वैसे। इसको क्या बोलते हैं, रॉ डाटा भी बोल देते हैं एक तरीके से। अपरिष्कृत यानी जिसके अंदर कोई भी फेरबदल कुछ भी नहीं किया गया, कोई भी अरेंजमेंट वगैरह कुछ भी नहीं किया गया, जैसा था वैसा आपने उसके सामने रख दिया, तो उसको क्या बोल देते हैं, रॉ डाटा भी बोल देते हैं, या अवर्गीकृत भी अपन उसको बोल देते हैं। और वर्गीकृत को क्या बोलते हैं, वर्गीकृत यानी आपने उसका वर्गीकरण कर दिया, यानी वर्गीकरण यानी विशेषताओं के आधार पर आपने उसको अरेंज कर दिया किसी भी रूप में, आई बात में। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, अरेंज्ड। ये क्या कहलाएगा बेटा, अरेंज डाटा। समझ में आ गई। तो अवर्गीकृत और वर्गीकृत, अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड, रॉ डाटा या अरेंज डाटा, ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि अवर्गीकृत में क्या होता है, जिस कंडीशन में आपको डाटा आता है वैसे के वैसा रॉ डाटा ही आपके सामने पड़ा रहता है, या आपके ऑब्जर्वेशन में आपके पास सामने होता है, तो रॉ मटेरियल कहलाएगा या रॉ डाटा कहलाएगा। और जब उसको अरेंजमेंट कर दिया जाता है एक तरीके से, तो उसको वर्गीकृत क्लासिफाई कर दिया जाता है,
उसकी विशेषताओं के अनुसार, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप डाटा कहलाएगा, वर्गीकृत डाटा कहलाएगा। ठीक है। अब बेटा अब बात आती है, एक वर्ड और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, आवृत्ति। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएगी, ये वर्ड खूब काम में आएगा। आवृत्ति जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और जिसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ये ध्यान है। आवृत्ति, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यानी कोई डाटा कितनी बार किसी डाटा की कितनी पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार वो आ रहा है, वो उस डाटा की, वो उस आंकड़े की आवृत्ति कहलाएगी। जैसे मान लिया कि क्लास में मैंने टेस्ट लिया, ठीक है, 50 नंबर का टेस्ट था, और कोई जीके का टेस्ट था, मान लिया 100 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, सबके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आएंगे, आई बात में। हाँ ठीक है, किसी के 15 आए, किसी के 18 आए, तीसरे नंबर वाले के फिर 18 आ गए, फिर 20 आ गए, फिर 25 आ गए, फिर 25 आ गए, फिर किसी के 27 आए, फिर 11 आ गए, फिर 27 आ गए, फिर 13 आ गए, फिर 19 आ गए, है ना, 20 आ गए, ऐसे। तो कहने का मतलब ये बच्चों के क्या है, एक्सक्यूज मी, ये बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये क्या है, डाटा ही तो है, 15 18 ये आंकड़े ही तो है, ये आंकड़े है ना, इनमें से कई आंकड़े, अब भाई 100 बच्चे हैं, 50 नंबर का टेस्ट है, तो कई नंबर तो कईयों के डबल आ ही जाते हैं, कईयों के बार बार आते रहते हैं। 15 नंबर कई जनों के आगे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 20 नंबर कई जनों के आगे, 20 नंबर 2 जनों के आ रखे हैं, 25 नंबर 2 जनों के आ रखे हैं, 27 नंबर 2 जनों के आ रखे हैं, 18 नंबर 2 जनों के आ रखे हैं, और लिख दूं, चलो मैं ये 18 और लिख दिया, ये 18 और लिख दिया, 18 नंबर 4 जनों के हो गए। तो कहने का मतलब ये कई नंबर रिपीट भी तो होंगे ना, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी आवर्ती कहलाएगी। पर किसकी, जो आंकड़ा रिपीट हो रहा है ना, तो उसकी आवर्ती। तो आवर्ती यानी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है, तो 15 की आवर्ती कितनी है, एक। अगर यही इसी का देखें, 11 की कितनी है, एक। 13 की कितनी है बेटा, 13 की भी एक है, और 18 की कितनी होगी, 4, और 15 की कितनी है, 15 15 15 15 की तो एक ही थी, और 20 की कितनी है, 20 की एक, और ये 2, 19 की कितनी है, एक। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये आवर्ती कहलाती है। ये 11 की आवर्ती कितनी है, अब मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे भाई, 11 की आवर्ती कितनी है, एक। इसका मतलब क्या निकलता है कि 11 कितनी बार आया, एक बार ही आया। या 11 नंबर कितने बच्चों के आए, एक ही बच्चे के आए। 18 नंबर कितने बच्चों के आए, 4 बच्चों के आए। तो 18 नंबर की यानी 18 वाले आंकड़े की आवर्ती कितनी हो गई, 4 हो गई। बात समझ में आ गई, आवर्ती का बात, ओके, ये आवर्ती की बात हो गई बेटा। अब देखो, अब एक वर्ड आता बेटा इसमें, मिलान चिन्ह। नाम सुना होगा आपने, मिलान चिन्ह, जिसको टैली मार्क भी बोल देते हैं, टैली मार्क, अभी बात है। अब मान लिया बेटा आप लोगों ने जो मार्क्स मैंने लिए, मान लिया कि 10 20 30 40 50, ये। अब मान लिया, मिलान चिन्ह को समझना, ये आवृत्ति को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका है। क्या है, आवृत्ति को रिप्रेजेंट करने का एक बेसिक तरीका है कि 10 नंबर 5 बच्चों के आए हुए, ये क्या आवर्ती, आवर्ती को ऊपर मैं क्या लिख रहा हूं, एफ। तो इसका मतलब क्या, एफ क्या शो करता था, आवर्ती को शो करता था, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, एफ। तो 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 5 बच्चों के आए। 20 नंबर कितने बच्चों के आए, 7 बच्चों के आए। 30 नंबर 3 बच्चों के आया। 40 नंबर 8 बच्चों के आया। 50 नंबर 2, यानी 10 की आवर्ती कितनी है, 5, 20 की 7, ऐसे ही है। इसको मिलान चिन्ह या टेली मार्क की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। आवर्ती को एक तो नंबर से दिखा सकते हैं ऐसे, और एक तरीका क्या होता है, ये मिलान चिन्ह या टेली मार्क के लिए, तो आप क्या करो, 1 2 3 4 ऐसी रेखाएं खींचिए, और एक ऐसा विकर्ण, 5वीं रेखा एक विकर्ण। तो ये जो पैकेट बना ना, ये 5 का एक पैकेट, यानी 4 तो आड़ी रेखाएं, मतलब सीधी यूं वर्टिकल रेखाएं, और एक यूं मत खींच देना, मामला गड़बड़ रहता है, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछ लेता है। तो ये 5 का एक पैकेट हो गया, ठीक है।
अब ये 7 है तो यानी 1 2 3 4, ये 5, फिर 6 7, अगला पैकेट शुरू हो जाएगा। फिर ये 3 है तो 1 2 3, ये 8 है 1 2 3 4, ये 5 और ये 1 2 3, फिर ये 1 2। ये टेलीमार्क टेबल हो गई इसकी। आई बात में। अब मान लिया आपका वही क्वेश्चन ये कि सर इस चिन्ह का आपने देखा, हाँ 4 आड़ी लाइन, 4 ऐसे खड़ी लाइन है और 1 आड़ी लाइन। ये लो क्वेश्चन बन गया है को टेलीमार्क की फॉर्म में या मिलान चिन्ह के रूप में लिखो। मिलान चिन्ह के रूप में लिखते हैं और आपको ए दे दिया कैसे 2 3 4, बी दे दिया 1 2 3 4, सी दे दिया 1 2 3 4 और डी दे दिया कुछ भी। अब आपको डी ऐसे दे दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपने समझ लो कि इस समय गौर से नहीं देखा कि डायरेक्शन क्या जा रही है इसकी, तब आप क्या करोगे। चलो ये दो तो हाँ यार वो तो समझ क्यों टेढ़ा लिया था ये। अब इनमें कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे कि यूं ले या यूं ले, बस इसलिए देखना जरूरी। क्वेश्चन तो कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। तो ये चीज क्या कहलाती है बेटा, मिलान चिन्ह या टेली चिन्ह या टेलीमार्क, है ना, या फॉरेन क्रॉस मेथड या गणना चिन्ह, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए ठीक है, तो ये चीज को भी, इसको भी ऑब्जर्वेशन को अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, अब एक वर्ड ले रहा हूं बेटा। अब अगला वर्ड है वर्ग, जिसको बोलते हैं क्लास, CLASS, है ना। इसको बोल दिया वर्ग को मैं क्लास। अब वर्ग क्या होता है देख। तो बेटा ये जो मैं एक एक शब्द लिख लिख के आपको समझाया जा रहा हूं, तो बस आपको ये सुन सुन के फिर एक मतलब कॉपी लेके बैठना और एक नोट्स बना लेना इस चीज की, है ना, कि ये इन वर्ड्स की अहमियत है। जो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछता है ये, और इससे आपके फिर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और ये कंसेप्ट है ना, ये वहां काम में आएंगे। मैं कोई भी चीज फालतू नहीं कराता हूं। ये जो कंसेप्ट है, ये जो मेहनत है, कहां काम में आएगी, इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो अपन केंद्रीय प्रवृत्ति, माप, माध्यम, बहुलक और माध्यिका, जब उनकी बातें करेंगे तब इन चीजों की याद आएगी अपने को। अब बात आती है वर्ग की, क्लास की। अब जैसे बेटा होता है ना कि जैसे अपने क्लास में जैसे कि कोई जीके कंपटीशन होता है, 600 की स्ट्रेंथ है स्कूल के अंदर, है ना, और अपन ने मार्क्स लिया 100 का, फिर ठीक है। अब 21 बच्चों को 600 बच्चों खड़े, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, तो कई बार अपन क्या बोल देते हैं, हाँ भाई 50 नंबर का पेपर था तो 0 से 10 वाले खड़े हो जाओ, है ना, या 10 से 20 वाले खड़े हो जाओ, 20 से 30 वाले खड़े हो जाओ, है ना। ऐसे पूछते ही नहीं पूछते, जनरल बात है ये, ठीक है। तो बेटा ये जो इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, ये क्या कहलाता है, वर्ग की फॉर्म। ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं वर्ग, है ना, कि आपने एक वर्ग में बांट दिया। ये चीज क्या कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा, यानी क्लास कहलाएगी तरीके से। क्या कहलाएगी, क्लास कहलाएगी। अब देखो, अब मान लिया कि ये 0 से 10, मान लिया कि 35 बच्चों के 0 से 10 आए, है ना, 45 या 48 बच्चों के ये आए, 20 से 30 आए, मान लिया 70 बच्चों के 30 से 40 आए, मान लिया 12 बच्चों के 40 से 50 आए, मान लिया 6 बच्चों के, है ना। तो ये 35 क्या कहलाएगी, 0 से 10 वर्ग की आवर्ती कहलाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, 0 से 10 नंबर आने वाले बच्चों की आवर्ती कितनी है, 35, यानी 35 बच्चों के कितने आए, 0 से 10 के बीच में नंबर आए। समझ में आ गई बात। 10 से 20 कितने बच्चों के आए, 48 बच्चों के आए। अभी इसमें मत जाना कि ये 10 इधर की तो 10 इधर गिने, इधर गिने, वो समय बाद में बताऊंगा, है ना। अभी केवल ये समझो कि आवर्ती बात समझ में समझाना चाह रहा हूं कि वर्ग की। तो ये क्या कहलाएगी, ये 35 है, 48 है, ये 70 है, 12 है, ये 6 है, ये 48 है, ये सब क्या कहलाएगी, वर्ग की आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वर्ग की आवृत्ति। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर अब समझ लो कि बेटा ये 10 से 20 है, 10 से 20 ये 48 है, ठीक है। ये 10 से 20 जो वर्ग था, इसमें कितने बच्चों के मार्क्स आए, 48 बच्चों के 10 से 20 के बीच में मार्क्स हैं एक तरीके से। तो ये क्या कहलाती है, ये वाला जो पोर्शन, इसको बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना,
निम्न सीमा, क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, लोअर लिमिट, एल एल, लोअर लिमिट, मैं जब यूज करूंगा तब एल एल यूज करूंगा, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। और ये क्या कहलाती है बेटा, उच्च सीमा, क्या कहलाती है, उच्च सीमा, है ना, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, और वो क्या कहलाएगी, लोअर लिमिट। और ये क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इस वर्ग की फ्रीक्वेंसी। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ग। ये तो वर्ग हो गया, 10 से 20 एक वर्ग हो गया। इस वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 48 है। इसकी निम्न सीमा कितनी है, 10 है। उच्च सीमा कितनी है, 20 है। आई बात में। अब बेटा अपन बात करते हैं इसकी, एक वर्ड और मैं यूज कर रहा हूं यहां, परास, रेंज, ये भी खूब पूछा जाता है, परास, रेंज, RANG, रेंज। अब परास क्या होता है, कि मान लिया बेटा आपने कोई 50 नंबर का जो पेपर था, सॉरी 50 नंबर का पेपर था और 50 बच्चों का ही अपने लिया। मान लिया किसी के 5 आए, किसी के 7 आए, किसी के 9 आए, किसी के 11 आए, 3 आए, 18 आए, 25 आए, 27 आए, 37 आए, है ना, 32 आए, 31 आए, 48 आए, ऐसे ऐसे नंबर आते चले गए। ठीक है, बीच में और भी नंबर होंगे, ऐसे 50 बच्चों के नंबर है। तो ये आंकड़े ही है, सांख्यिकी की बात हो रही है तो आंकड़े ही है। तो परास क्या होता है, परास यानी जो डेटा आपने कलेक्शन किया है ना, जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान का जो अंतर है वो उसका परास कहलाता है। तो कहने का मतलब अधिकतम कितना, 48, और न्यूनतम कितना बेटा इसमें 3। ठीक है, तो परास क्या कहलाएगी इसकी, जो डेटा कलेक्शन आपके पास है उसकी परास क्या कहलाएगी, 48 माइनस 3, यानी क्या कहलाएगा, 45। 45 क्या हो गई, इसकी परास हो गई। क्या हो गई, परास यानी रेंज, यानी जो डेटा यानी जो सूचना आपके पास है उस सूचना की रेंज कितनी है या परास कितनी है। जो मैक्सिमम आंकड़ा है और जो मिनिमम आंकड़ा है उनका जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, परास कहलाता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसमें एक और मैं लिया, वर्ग की माप, क्लास साइज। एक वर्ड देखना, वर्ग की माप, इसको क्या बोलते हैं, क्लास साइज, क्लास साइज, है ना, वर्ग की माप। मान लिया कोई वर्ग दिया हुआ आपको 50 से 70, है ना, भाई 10 से 20, 10 से 20 या 0 से 20, 20 से 40, है ना, ऐसे ऐसे 50 से 70। तो इस वर्ग की माप क्या कहलाएगी, वर्ग की माप के लिए एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं कि वर्ग की माप बराबर होता है परास बटे वर्गों की संख्या, परास बटे वर्गों की संख्या। ठीक है, अब बेटा यहां इसकी अगर परास देखी जाए तो इसकी अगर निकाली जाए, इसके लिए अपन निकाले तो परास कितनी आ रही है, 70 माइनस 50 यानी 20, और वर्ग तो एक ही है ना, ये अभी तो एक ही, तो 20 बटे, यानी इसकी क्लास साइज क्या होगी, क्लास साइज क्या होगी, 20 हो गई एक तरीके से। सूत्र तो आपको ये याद रखना, परास बटे वर्गों की संख्या। अब आप कंफ्यूज कहां हो जाओगे, कंफ्यूज इसलिए मत होना कि बाय द वे मान लिया कि आपके पास आंकड़े लिखे हुए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना, 50 से 60, ऐसे लिखे हुए बेटा, है ना। अब इसमें आंकड़े कितने दे रखे हैं, वर्ग कितने, 1 2 3 4 5, और परास निकालनी है। तो अपन ने क्या था, परास बटे वर्गों की संख्या ना, तो मैक्सिमम कितना है 60, मिनिमम कितना है 10। तो आप क्या लिखोगे, वर्ग की माप निकालनी, क्लास साइज निकालनी है, तो 60 माइनस 10, और वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये हो गया 60 माइनस 10 यानी 50, 50 बटे 5, ये 10।
तो ये क्या आ जाएगी, इसकी क्लास साइज आएगी। जैसे यहाँ पे ये 20 थी, एक वर्ग की पर्टिकुलर, ऐसे ये देखो इसकी भी क्लास साइज आएगी 10/1, 20 - 10। तो इसकी पर्टिकुलर क्लास साइज निकालनी क्या होगा, 20 - 10 10 10, और एक ही तो वर्ग ले रहे हैं, तो यानी 10/1, यानी वही 10, फिर वही 10/1 है। बात समझ आ गई, कंसेप्ट समझ में आ गया क्लास साइज का। ऐसे आपको ये बात करनी है एक तरीके से, ठीक है। फिर बेटा और एक वर्ड मैं ले रहा हूं मध्यमान, मध्यमान जिसको ये भी खूब काम में आएगा, ध्यान रखना वर्ड क्लास मार्क। वो क्लास साइज थी और ये क्या है, क्लास मार्क है। बात है, वो वर्ग की माप थी और ये वर्ग का मध्यमान है। अब मध्यमान कैसे निकालते हैं, मान लिया कोई वर्ग दिया हुआ 10 से 20, तो ये तो क्या थी बेटा, लोअर लिमिट, ये क्या थी, अपर लिमिट। बस, तो आपको क्या करना है, जब भी मध्यमान निकालना हो, क्लास मार्क निकालना हो, मध्यमान बराबर क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2। बस, यानी उसका एवरेज निकाल दो आप। तो यानी इसका मध्यमान कितना आ जाएगा, इसकी क्लास मार्क कितना आ जाएगा, इसका 10 + 20 30, 30/2 कितना आ जाएगा, 15। ये सारणी वगैरह बनाएंगे तब अपने काम है। तो यानी आपको क्लास मार्क समझ में आ गया, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज समझ में आ गया, ठीक है। और वर्ग अंतराल आप समझ जाओ, एक वर्ग मैं और लिख लेता हूं, वर्ग अंतराल। अंतराल बेटा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी 20 इसके लिए, तो 20 - 10 कितना हो गया, 20 - 10 कितना हो गया, 10। तो ये क्या कहलाएगा, इसका वर्ग अंतराल कहलाएगा, क्लास इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। ये है ना, तो इन वर्ड्स को आपको यूं ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन, अब देखो बेटा, अब आखिरी ये बात, तो यानी ये जो बेसिक वर्ड्स थे, इन बेसिक वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो इन वर्ड्स को ध्यान में बिठाना है। और आप मान के चलो, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो वर्ड्स पे अपने पिछले आधे घंटे में जो डिस्कशन किया है, इनमें से भी एक क्वेश्चन उठ के आ जाए। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है आप सोच भी नहीं पाओगे, देख लो कि आपके सामने की बात है, ठीक है। अब बात आती है बेटा कि एक पोर्शन तो ये हो गया कि ऐसे इनसे वर्ड से डायरेक्ट उठा ले थ्योरेटिकल। अब एक आती आलेख बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो, तो अपन आलेख जो अपन पढ़ेंगे, एक पहला है दंड आलेख। कौन सा पढ़ेंगे, दंड आलेख, जिसको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ भी बोलते हैं, बार ग्राफ, ठीक। अब पहले तो इसका कैसे बनाते हैं करने, क्योंकि वहां पे एग्जाम में बनाने को तो आएगा नहीं, खैर वो बना बनाया ही मिलेगा। तो फिर भी एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बनाना सिखा दूंगा इसको, है ना। पर शेप तो पहचान में आना चाहिए ना। तो दंड आलेख, बार ग्राफ, दंड है नहीं, या बार एक ही बात है, दंड या बार, यानी स्तंभ को कह रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो शेप होगा ना बेटा, वो शेप ऐसा होगा, ग्राफ की डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अपने कोर्स में नहीं है ना, कि ग्राफ कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, कुछ नहीं। तो आप तो एक होरिजेंटल, जैसा जनरली आपने बचपन में सीखा है बेटा, तो वही ग्राफ पेपर, ये एक एक्स एक्सिस ले ली होरिजेंटल को, ये वाई एक्सिस ले ली, ठीक है। तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा होगा, अब इसकी विषय यानी अभी तो कुछ पकड़ में नहीं आ रही है अपने बात, ठीक। अब ग्राफ बनाने के लिए, किसी भी चीज का ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो चीजों की आपको जरूरत होती है। भाई ग्राफ क्या होता है, एक तुलनात्मक अध्ययन ही तो होता है एक तरीके से, ठीक है। कि आप मान लो कि बाजार गए और आप सब्जी लेके आए,
आलू लाए, प्याज लाए, भिंडी लाए, और कौन सी आ रही है, गोभी लाए, है ना, ये चलो गोभी, ये 5 किलो लाए, ये 3 किलो लाए, ये 2 किलो लाए, और ये 6 किलो लाए। ठीक है, आप बाजार गए, 5 किलो आलू, 3 किलो प्याज, 2 किलो भिंडी और ये 6 किलो गोभी लाए। ठीक है, ये आंकड़े आप, तो ये हो गया, आंकड़े तो हो गए ये 5 3 2 6, क्या ये आंकड़े किससे, 5 किलो आलू और प्याज। तो आप क्या करते हैं कि जो आइटम है उसको तो अपन ले लेते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो आंकड़े हैं यानी ये 5 क्या कर रहा है, ये इसकी आलू की आवर्ती को ही तो शो कर रहा है कि आलू 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 करते करते 5 किलो कर लिया अपन ने, भिंडी 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 करते करते अपने कितने कर ली, 2 किलो कर ली। समझ में आ रही बात, ये आवर्ती को तो शो कर रहा है। तो वाई एक्स पे तो जनरली हमेशा अपन क्या लेते हैं, आवर्ती लेते हैं। वाई एक्स पे क्या लेते हैं, हमेशा फ्रीक्वेंसी लेते हैं, आवर्ती लेते हैं, संख्या कुछ भी बोल दो आप, यानी आवर्ती यानी बारंबार। हाँ, आवर्ती का एक वर्ड और ध्यान रख लेना बेटा, यार मेरे दिमाग से निकल गया। आवर्ती को क्या कहते हैं, बारंबारता, बारंबारता देख लेना हिंदी में ना, बारंबारता भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, आवर्ती, स्मॉल एफ सब एक ही बात है। ठीक है, तो अब समझ लो, अब ये तो आलू हो गया, ये भिंडी हो गई, ये प्याज हो गया, और ये गोभी हो गई। ठीक है ना, एक दो तीन चार पांच, और बेटा ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये मैंने ऐसे लिख दिया, मतलब आप बस एक, मेरे को तो बेसिक चीज समझानी, तुम्हारे को क्या देखना होता है बार ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा आलू, ये एक बार ग्राफ की सबसे बड़ी नहीं, हमेशा क्या होगा कि जो आंकड़े यानी जो फ्रीक्वेंसी है ना, आवर्ती जो है बारंबारता, वो आयत के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। ये आयत, आयत कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये इसकी लंबाई होती है और ये चौड़ाई, यानी लेंथ एंड ब्रेथ, लंबाई एंड चौड़ाई होती है। इसी आयत को बेटा अगर मैं इसको यूं खड़ा कर दूं तो ये तो ब्रेथ हो गया और ये लंबाई होगी। इसी लंबाई को ही मैं क्या बोल देता हूं, ऊंचाई बोल दूं, एक ही बात है। इस लंबाई को ही क्या कह सकता हूं मैं, ऊंचाई कह सकता हूं ना, हाइट कह सकता हूं ना। तो समझ लो ये खड़े हुए आयत है। ठीक है, और ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, यानी वो नीचे छोटे छोटे जो खाने बने हुए ये। तो बार ग्राफ की एक सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि जो इन स्तंभों की जो चौड़ाई होती है ना, इस आयत की जो चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाइयां हमेशा समान होती है। ये वर्ड ध्यान रखना, आयत में स्तंभों की यानी दंड आलेख के अंदर और दंड आलेख में स्तंभों की जो चौड़ाई होती है वो हमेशा समान होती है। स्तंभों की चौड़ाई, एक तो ये एक विमीय आलेख है, अब एक विमीय कैसे, आपको कभी भी आंकड़े इसमें ग्रुप फॉर्म में नहीं मिलेंगे, जैसे आलू प्याज वगैरह, यानी यह सीधा मिलेगा 10 नंबर कितने बच्चों के आए, क्यों नहीं मिलेगा 10 से 20, यानी ग्रुप फॉर्म में नहीं मिलेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए ही दंड आलेख खींचा जाता है। बन गया क्वेश्चन, दंड आलेख किसके लिए खींचा जाता है, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बताओ, अब मेरे अगर ये शब्द ढंग से नहीं सुनोगे आप तो कैसे पता चलेगा आपको, समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब बेटा एक एक चीज, और ये एक विमीय आलेख है क्योंकि अवर्गीकृत होता है कि ये एक विमीय आलेख है। और जो पाई ग्राफ यानी वृत्त ग्राफ होता है, वृत्त आलेख जो खींचेंगे अपन, और हिस्टोग्राम यानी आयतोग्राम, वो द्विविमीय आलेख होते हैं। तो ये पूछते हैं बहुत, कई बार पूछा भी जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, यानी एक विमीय द्विविमीय। तो एक विमीय आलेख है। दूसरा, स्तंभों की चौड़ाई, स्तंभों की चौड़ाई समान होती है, समान होती है, ये ध्यान है। तो यानी देखो, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, दंड आलेख में हमेशा
जो ये चौड़ाई होगी वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। और स्तंभों के यानी दंडों के मध्य दूरी भी हमेशा समान होती है। मध्य दूरी यानी कौन सी दूरी, ये वाली दूरी बेटा, ये 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 स्तंभ और इस स्तंभ के बीच की दूरी, ये इस स्तंभ और इस स्तंभ के बीच की दूरी, ये इस स्तंभ और इस स्तंभ के बीच की दूरी, है यानी दो स्तंभों के मध्य दूरी भी हमेशा हमेशा समान होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात कि एक विक्रमीय आलोक होता है, स्तंभों की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है और इनके बीच की दूरियां भी, स्तंभों के बीच की दूरी भी क्या होती है, समान होती है। और स्तंभों की ऊंचाई उस आइटम की आवृत्ति को शो करती है। तो कॉमन सेंस की बात है भाई। यह है कि आलू कितने थे, 6 किलो थे, आलू कितने थे, 5 किलो थे, तो 1 2 3 4 5 यानी ये 5 आ गया। अब ठीक है, पैमाना, एक वर्ड और यूज कर लेता हूं मैं, पैमाना। मानते थे ना, सुना होगा पैमाना। अब क्या होता है कि अब जैसे ये तो करें, ये तो अब जैसे किसी की तनख्वाह की बात करें कि कंपेयर करें कि ऑफिस में अलग अलग 50 जनों की, या आप एक स्कूल में हो जिसमें 30-32 का स्टाफ है, तो सबकी पेमेंट्स अलग अलग होती है एक तरीके से, और हजारों में होती है। तभी थोड़ी एक एक खाने को 1 रुपया 2 रुपया ठीक है, एक खाना बराबर 1000 रुपया, ऐसे अपन बना लेते हैं। और ज्यादा तनख्वाह तो नहीं, एक खाना बराबर 2000 रुपया, तो नहीं ये 2000 4000 6000 8000 10,000, यानी वो पैमाना वो अपन एक्स एक्सेस वाई, पर अपने ग्राफ बनाना है, इसलिए इतने डेप्थ में जा नहीं रहा हूं मैं। तो अपने को तो मोटे मोटे इस चीज को, ये चीज को पकड़ में आना, अपने को समझना एक तरीके। ठीक है बेटा। और क्या बताई थी, ये आलेख असतत या अवर्गीकृत सतत अवर्गीकृत बताते हैं ना, सीधा सीधा आंकड़ा, जैसे 10 से 20 20 से 30 ऐसी रेंज नहीं मिलेंगे, उसमें दंड आलेख नहीं बनाया। अब वही पूछ ले आपसे ये लोग कि 10 से 20 20 से 30 इस टाइप से आंकड़ों का वर्गीकरण किया जा रहा है, इसके लिए कौन सा आलेख बनाना उचित रहेगा। अब आपको नीचे दे दिया, दंड आलेख, हिस्टोग्राम, वृत्तालेख, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये सेंटेंस ध्यान में है तो ही तो आप कर पाओगे, तो ही तो आप लिख पाओगे, इसलिए थ्योरेटिकली इस चीज को बहुत माइन्यूटली पढ़ना है अपने को। ठीक है ना बेटा। और कई बार क्या होता है कि एक ही तरह की दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी दंड आलेख का उपयोग किया जाता है ना, है ना। एक ही चीज को दो तरीके से कंपेयर करने के लिए भी दंड आलेख का उपयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं, एक बना के अपन देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करके बताता हूं दंड आलेख का, ताकि इस बहाने अपने को एक क्लियरिटी मिल जाएगी एक तरीके। कैसे, देखो, भोजन पे, ये शिक्षा पे, ये दवाई पे, ये वाहन पे, ये बिल हो गया, और ये अन्य हो गया। यहाँ पे 8000 लग रहे हैं इसमें, ये 6K कर रहा है, यहाँ पे 1500 रुपए है, ये 3000 रुपए लगा रहा है, यहाँ पे 1000 रुपए लगा रहा है, और अन्य चीजों पे 4K। आई बात में बेटा, ये चीज आपको दी हुई है कि
एक घर का खर्चा दिया है कि भाई भोजन पे तो 8,000 रुपए लग जाते हैं, शिक्षा पे 6,000 रुपए लग जाते हैं, दवाई पे 1,500 रुपए, वाहन वगैरह पे 3,000 रुपए लग जाते हैं, बिल 1,000 रुपए का बिल चुका देता है और 4,000 अन्य चीजों में खर्च जाते हैं। इसका दंड आलेख आपको बनाना है एक तरीके से। तो कुछ नहीं करना आपको, वो आपने ये किया, ये ओरिजेंटल, ये ओ, ये वाई एक्सिस ले ली, ये एक्स एक्सिस ले ली। अब ये देखो, अब बात आ गई तो अपन वाई एक्सिस पे क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले लें अपन, मैक्सिमम 8,000 तक ही जाना है तो 1,000 रुपए ले लेते हैं। तो ओ वाई अक्ष पर क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 1K। तो ये 1K, ये 2K, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 8,000 हो गया। अब भोजन पे कितना लग रहा है, 8,000। तो ये भोजन, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बेटा भोजन पे 8,000 लग रहा है, तो ये समझ लो, ये मैंने इसकी, ये क्या हो गया, भोजन हो गया भैया, ये भोजन। फिर शिक्षा पे कितना है, 6,000, 6,000 तो यानी ये हो गया शिक्षा पे कितना खर्च कर रहा है। फिर दवाई पे 1,500, तो 1,000 तो ये 2,000 हो जाएगा। तो इन्हें इसके बीच में ये देखो, मतलब देख लेना कहीं, ये दवाइयों पे। फिर बेटा वाहन पे कितना, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, ये वाहन पे। फिर बिल के ऊपर 1,000, ये बिल पे 1,000, ठीक है। और फिर अन्य पे 4,000, ये अन्य पे ये 4,000। इस टाइप से आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है। अब इसमें देखो कि स्तंभों की चौड़ाई बिल्कुल समान लेनी है और इनके बीच की दूरियां भी आपको क्या लेनी है, यो बराबर सी आपको रखनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो बेटा, आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को चला करके एक बार वापस आपको देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, बस इतने में तो आपके दिमाग में सारी थ्योरेटिकल चीज बैठ जाएगी। अब क्या करो, नेक्स्ट वीडियो में जो बिल्कुल निश्चित रूप से कल वापस आएगा कंटिन्यूशन के अंदर, क्योंकि सर को भी क्लास रिकॉर्ड करनी है, मेरी तरफ इशारा आ रहा है तो ना, इसलिए तो इसका जो हिस्टोग्राम है और जो पोर्शन है पाई चार्ट का, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से भी बनता है, तो वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। ये वाली क्लास अभी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है बेटा। ओके ओके, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो।